20 तारीख सर पेपर 25 तारीख से शुरू है। 24 तारीख क्या हुआ? सर कॉलेज आ सकते हैं। 25 को भी एमए का पेपर है, तो एमए का जो सेंटर उधर जाएगा। तो अभी तुम लोग सोच रहे हैं कि 30 से चलें कम से कम। संविधान सभा की बैठक है, ठीक है। इससे पहले आपको एक लाइन बता रहा हूँ। संविधान सभा की बैठक, जैसे कल थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग देखा, जिसे मैंने लिखा कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 9 थी, ठीक। तो जब यह है कितनी 15, उसमें जैसे हमने बताया था कि 296 पदों पर निर्वाचन हुआ था। बाकी कुछ रियासत से आए थे, कुछ मनोनयन किया गया था। तो जो कल हम डाटा को दिखाए तो वो मनोनीत था। इसमें से 6 महिलाएं निर्वाचित होकर आई थी। तो टोटल महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। तो आप वहीं इसके ऊपर, इस हेडिंग के ऊपर एक एरो का निशान बना लीजिए, लिखिए संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या 15 थी। कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आपको इससे वो नहीं लिखना है। कारण ये है कि हम बता रहे हैं, देखो एरो का निशान बनाओ, देखो संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। ठीक। और टोटल कितनी संख्या थी? 389। दो चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। हालांकि ये आपके स्टैंडर्ड नहीं पूछेगा, लेकिन ये दो चीज आपको याद रखना है। टोटल संविधान सभा की टोटल संख्या कितनी थी? 389। महिला कितना थी? 15। ये नहीं पूछेगा कि निर्वाचित होकर आई थी कि अपने मन से आई थी, कैसे आई थी। 15। ठीक। अब देखिए संविधान सभा के लिए चुनाव हो गया और उसके बाद संविधान सभा का क्या हो गया? गठन हो गया। अब ये क्या करेगा? जब किसी चीज का गठन हो जाता है तो फिर वह अपना काम करता है। तो काम करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि पहले सबकी बैठक होती है, उसका जो एक प्रोटोकॉल होता है वो किया जाता है। तो संविधान सभा की कितनी बैठक हुई, कौन किसका अध्यक्ष हुआ और उस बैठक में क्या हुआ संविधान बनाने के लिए, इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे। लिखिए थोड़ा सा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ऐसे को नई दिल्ली में हुई। नई दिल्ली में हुई। अब यहां दो चीज आपको मिल गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। आगे लिखिए। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। इस बैठक का बहिष्कार किया। सर इसी को कहा था कि हिंदुओं की सभा है? नहीं, इसको नहीं कहा जाता। ये संवैधानिक सभा है ना, ये हिंदू की सभा नहीं है। हिंदू सभा एक अलग सभा थी, जिससे यहाँ पे जो RSS है इस समय, जिससे उसका जन्म हुआ है। हिंदू की सभा ये संवैधानिक सभा है। नहीं, मतलब मुस्लिम लीग ने जो बहिष्कार किया था। नहीं, वो देखो, बस मुस्लिम लीग ने इसलिए बहिष्कार किया कि भाई मुस्लिम अपना देश अलग मान रहे थे। ठीक। और ये संविधान सभा की बैठक किस लिए हो रही थी? उनकी बातें नहीं मानी जा रही थी। बात समझो, जैसे आप इसमें बैठी हो
अगर हम आपको पता लगे कि इस बैठक में मेरे बैठने का कोई मतलब नहीं, मेरी कोई बात नहीं मानी जाएगी, तो आप क्या करोगे? बहिष्कार कर दोगे, आप नहीं आओगे। तो चूंकि उनको पता था कि यहाँ ये सभा जो है इसमें ज़्यादातर हिंदू लोग हैं, ज़्यादातर भारत के लोग हैं, इसलिए इस मीटिंग में हमारी कोई बात नहीं मानी जाएगी। और वो संविधान सभा की बैठक के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि अभी आप बैठक मत करिए, क्योंकि ज़रूरत हमें आपको थी संविधान बनाने की। इनका मामला अलग था, इसलिए मुस्लिम लीग के नेताओं ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का क्या किया? बहिष्कार कर दिया। उसमें मतलब मुस्लिम लीग एक पार्टी थी ना, जिसके जो जिन्ना वगैरह थे और भी जो नेता थे उसके अग्रदूत थे, तो इन्होंने क्या किया कि इन लोगों ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार कर दिया। आगे लिखिए। इस बैठक में सबसे वरिष्ठ सदस्य, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और लिख लीजिए, फिर बता दीजिए। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इतना तो मुझे लगता है सबको पता ना होगा ना। नेहा, इतनी जानकारी थी कि नहीं थी? देखिए, यहां से जो सवाल आपसे पूछता है, ठीक, इसमें से 4 सवाल बनते हैं और चारों लगभग जरूर पूछेगा। मतलब यहां से एक सवाल आप में आना तय है। चाहे प्रथम बैठक पूछ ले, चाहे द्वितीय बैठक पूछ ले, चाहे प्रथम अध्यक्ष पूछ ले, चाहे। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, यहाँ आपको परेशान क्या करेगा। जैसे अगर वह सीधा पूछ दिया कि प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की, ठीक, और अगर ये पूछ दिया कि प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक। हमेशा याद आपको इस सवाल को हल करने में एक चीज दिमाग आपको जरूर रखना पड़ेगा कि स्थायी पूछ रहा है कि अस्थायी पूछ रहा है। और अगर पूछता है कि बैठक की प्रथम अध्यक्षता किसने की, ठीक, इतना क्लियर है। अब अगर अस्थायी अस्थायी की बात करता है तब थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। जो अच्छा, ये क्या होता है, अस्थायी क्या होता है, 2 दिन बाद अस्थायी बनाएगा, इसका भी एक मामला होता है। जैसे कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ों को काम चलाऊ कराने के लिए किसी को नॉमिनेट कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर अस्थायी कोई पद नहीं है, तो उस पद पे काम करने के लिए, उस काम का निर्वहन करने के लिए किसी काम चलाऊ व्यक्ति को
कुछ दिन के लिए कह दिया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं अस्थायी। चूंकि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो सारे लोग निर्वाचित नॉमिनेट होकर आए थे, अध्यक्ष कोई था नहीं, तो ये हुआ कि अभी अध्यक्ष के चुनने की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को करने में देरी होगी और यहाँ पे क्या है तुरंत हमको अध्यक्ष चाहिए। तो उसी में से होता क्या है, एक प्रोटोकॉल होता है, एक नियम होता है, जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है उम्र में, वरिष्ठ मतलब उम्र, जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है ऐसे कंडीशन पे उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो चूंकि उस समय जब प्रथम बैठक हुई तो कोई ऐसा अध्यक्ष था नहीं, उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और जब 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है तब तक इनका अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, और जब अस्थायी अध्यक्ष हो जाता है तो उसे राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसको आपको याद रखना, केवल अस्थायी और अस्थायी। ठीक, आगे लिखिए। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान की रूपरेखा कोष्टक में इसमें क्या रहेगा, देखिए संविधान में लिख लीजिए, बता संविधान की रूपरेखा कोष्टक में इसमें क्या रहेगा, मतलब क्या क्या शामिल रहेगा, ऐसे लिखिए इसमें क्या क्या शामिल रहेगा कोष्टक बंद। को समाहित किया 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। और कई समितियां बनाई गई। बाईस जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। देखिए इसका क्या मतलब होगा, अब देखिए ये जो सभा थी किस लिए बनाई गई थी, संविधान बनाने के लिए। तो जब सभा की बैठक हुई, अध्यक्ष स्थायी मिल गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव मतलब क्या होता है कि उसमें पूरा संविधान का खाका था कि इसमें नागरिकता रहेगा, क्योंकि हमने 7 में लिखवा दिया कि इस रूपरेखा का मतलब होता है कि संविधान में क्या क्या रहेगा। तो इसमें नागरिकता, मूल अधिकार, संप्रभुता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, सारी चीज़ों को किया गया, मतलब जो उस समय जरूरी लगा कि ये हमारे संविधान में होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। कभी कोई सवाल पूछता है कि संविधान का आधार क्या था, तो उसमें आएगा उद्देश्य प्रस्ताव, क्योंकि इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर हमारा संविधान बनाया गया है। ये जब नेहरू जी ने चूंकि देखिए यहाँ पे बैठक हुई 9 दिसंबर को, ठीक, फिर एक हुई 11 दिसंबर को, ठीक है, 13 दिसंबर में उन्होंने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया।
नहीं, बैठक दो ही मानी जाएगी। होता क्या है, जब कोई चीज क्लियर हो गया, इस बैठक इसका दो ही महत्वपूर्ण है। अब अगर ऐसे आप बैठक मानोगे तो कई बैठक हो जाएगा, लेकिन संविधान सभा का दो ही बैठक महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ भाई, बैठक तो हमेशा होती है, लेकिन दो बैठक ही संविधान सभा का महत्वपूर्ण माना है। तीसरी बैठक की बहुत वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बैठक मतलब ये होता है कि यह डिसीजन ले लिया गया कि हमें करना क्या है, काम करना क्या है। जब काम शुरू हो जाता है तो उस बैठक का कोई मतलब नहीं होता, फिर वो काम चालू हो जाता है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उद्देश्य प्रस्ताव में हाँ बता, इसमें क्या होता है, आपको यहाँ पर देखना क्या, समझिए पहले इतनी चीज को आप समझ लेंगे तो यहाँ से 4 से 5 सवाल हमेशा घुमा घुमा पूछते हैं। और यही नहीं पूछेंगे, आप टेट, सुपर टेट या वनडे टाइप में जो भी कभी एग्जाम देंगे, जीके में इतना मुझसे सवाल घुमा के पूछता है, इसलिए हम लोग इसको बहुत स्थिर होकर पढ़ेंगे, बहुत तेज नहीं पढ़ेंगे। इतना क्लियर हो गया, यहाँ से 4 से 5 सवाल ही बनेगा। ये भी सवाल बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया और कब पेश किया, किसने किया और कब किया, ये आपको याद रखना है, लिखा दिया है। और कभी कभी पूछता है कि संविधान का आधार क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव। भाई आधार मतलब किस आधार पर संविधान बनाया गया है। जैसे होता है ना, आधार मतलब क्या होता है, कोई चीज है तो क्यों, किसकी वजह से है, किसके कारण है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में हमारे संविधान में क्या क्या शामिल किया जाएगा, नागरिकता, संप्रभुता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, मूल अधिकार, कर्तव्य, जो भी चीजें थी उसमें इन्होंने शामिल किया उद्देश्य प्रस्ताव में। और 22 जनवरी को उसको स्वीकार कर लिया गया। अब क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान की बैठकें हो गई, संविधान सभा की बैठकें हो गई, उद्देश्य प्रस्ताव हो गया, सब कुछ ये हुआ कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या बनाना है। क्लियर हुआ इतना। अब ये हुआ कि अब समितियां बनाई हैं पहले। भाई जैसे कोई चीज हो गया कि चलो हमने आपको दे दिया कि हमें ये काम करना है। मान लीजिए छोटा उदाहरण बता रहे हैं कि अगर हमको घर बनवाना है, ठीक है, तो घर में ईंटा लगेगा, बालू सीमेंट लगेगा, ठीक है, वर्कर लगेंगे। अब हमें क्या करना है, इतना डिसीजन हो गया कि घर बनाने में इतनी मूल चीजें ये चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि समिति बनाएंगे या लोग बनाएंगे, भाई ये बताओ बालू कैसे आएगा और कहाँ से आएगा। उस समिति का अध्यक्ष एक कौन बना दिए, ठीक, एक समिति हम बना दिए कि आप क्या करेंगे, आप वर्कर की व्यवस्था करेंगे। एक क्या करेंगे, ईंटा की व्यवस्था, कितना ईंटा लगेगा, कब लगेगा, कहाँ लगेगा, ये आप जानिए, हमको बताइए कैसे व्यवस्था होगी। यही तो होता है ना, बड़ी बड़ी चीजें जो होती हैं, जब हमने आपको बताया कि जब चीज़ों को डिवाइड कर दिया जाता है तो फिर काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक, तो इतनी चीजें जब आ गई उद्देश्य प्रस्ताव में कि हमारे संविधान को बनाने में इतनी चीजों की जरूरत है, उसी आधार पर, उसी हिसाब से, उसी के जो योग्य लोग थे उन्हीं के हिसाब से समितियां बनाई गई। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि प्रारूप समिति, प्राकलन समिति से समितियां हैं ना, तो ये इनका क्या काम है, इनका क्या है। अब इसमें जब समितियां बन गई तो लोगों को अपना कार्य दे दिया गया। अब हम ये देखेंगे कौन कौन सी समितियां बनी है। इतने में 5-6 सवाल आपके दिमाग में होना चाहिए, 4-5 यहाँ से, और इसी लाइन से 2-3 दिन के सवाल आएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, किसने किया, और उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था। तो जाहिर सी बात है कि संविधान की जो रूपरेखा थी, मतलब कि संविधान में जो चीजें शामिल की गई है, उसी को उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया है कि ये चीज हमारे संविधान में होगा। अब समितियों में लिखिए, पहले पैराग्राफ चेक करिए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर
तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार के लिए संविधान के प्रारूप पर विचार के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में सात सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसका मतलब समझ में आया? एक तो सीधा सीधा आपको समझ में आ गया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कितने सदस्य इसमें थे? 7। प्रारूप समिति का गठन किसके सलाह से किया गया? बी.एन. राव। ये पूछता है, ये मतलब जो मैं बता, देखो जितना मैं आपको अलग अलग से बताऊंगा उतना आप अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि जो बार बार पूछता है मैं उसको आपको बार बार बताऊंगा। ठीक, फिर से समझो इसको। इससे भी तीनों सवाल ऐसे पूछते हैं जैसे हम आपको बता रहे हैं। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? चलो एक सवाल हो गया। 47। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। और प्रारूप समिति का गठन किससे सलाह से हुआ? बी.एन. राव। बी.एन. राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक, थोड़ा सा देखो टिपिकल आपको लग रहा है, लेकिन एक बात दिमाग में बैठ जाएगा। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। इन्हीं के सलाह से, भाई सलाहकार थे, सलाहकार मतलब संविधान की सलाह इनको दे रहा था, तो इनकी सलाह से प्रारूप समिति का गठन किया गया। और इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इतना चीजें जितना हम लोग आज पढ़े हैं, इसी से समझिए कि 10-12 सवाल अभी तक जितना हम लोग पढ़े, घुमा फिरा के 10 से 12 तरीके के सवाल पूछते हैं। और गारंटी है कि इस इतने से आपके कोर्स में 2 से 3 सवाल जरूर आएगा। और 2-3 की बात नहीं है, ये 12-13 जितना हम बता रहे सब याद रखिए। ये भविष्य के लिए क्योंकि ये बदलने वाली चीज नहीं है, ये हो चुका है, ये बदलेगा नहीं। इसी में घुमा फिरा के कभी मिर्च मसाला लगा के आपको परेशान करने के लिए आगे का पीछे, पीछे का आगे। अब देखो परेशान करने की बात है, कल हम लोग टाइम टेबल देख रहे थे, तो हम लोग देखे कि बीएससी का पेपर 9 तारीख से शुरू है, बीए का। तो ठीक है, शुरुआत में 9 तारीख तक दिया, तो नीचे हम लोग कहे तो 9 के बाद तो 10, 11, 12 यही चलता है ना। उसके बाद वो उल्टा दिया है, 9 के बाद 4 दिया है, 4 के बाद 2 दिया है, फिर 1 दिया है। तो क्या किया है, वो परेशान किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार पूरा देखेंगे पहले कहाँ से क्या पूछ रहा है। और इतनी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप यहाँ पढ़ने के बाद एक बार घर पे अगर पढ़ लोगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इतना हम जैसे प्रोसेस बता रहे हैं, इसलिए हम एक एक चीज़ रोक के आपको बता रहे हैं। हम चाहते तो पूरा लिखवा के एक बार बताते, आपको आए या ना आए हमसे उससे मतलब नहीं, लेकिन हम एक एक चीज़ लिखवा रहे हैं, एक एक चीज़ में बता रहे हैं कि सवाल कहाँ से घुमाएगा और कहाँ आपको फंसाएगा करके। तो यहाँ से 12 से 13 सवाल बनेंगे प्रारूप समिति का। ठीक, आगे देखिए। प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1948 को प्रस्तुत की।
इसके बाद संविधान सभा के 3 वाचन हुए। संविधान सभा के 3 वाचन हुए। हाँ, तीन वाचन मतलब क्या होगा? चर्चा पर चर्चा। जैसे कोई समिति अपनी रिपोर्ट दे दी, संविधान सभा को दे दी, प्रारूप समिति ने बनाया, प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी, तो उस पर चर्चा होगी ना। तो उस पर चर्चा 3 चरणों में होगी। भाई मतलब जब बड़ी कोई चीज होती है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। ये होता है कि नहीं इस तरीके से किया जाए तो उसको टाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से संविधान सभा में प्रारूप समिति की रिपोर्ट पर 3 वाचन में चर्चा हुई, 3 बार चर्चा हुई थी। पहले वाचन देखिए 26 नवंबर 1949 को, या तो इसे लेते हैं 1 मिनट, क्या लिखिए? इसके बाद संविधान सभा के 3 वाचन। हाँ लिख लीजिए। प्रथम वाचन, प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तृतीय नवंबर मतलब सॉरी तृतीय वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक, आया समझ में? क्यों इतनी चर्चा हुई है 1 साल तक इस पर? बड़ा मामला था, बड़ी चीजें थी, संविधान बन रहा था, उससे हमारा देश चलता है। इसलिए ये हुआ कि इसमें कोई कसर ना रह जाए। इसलिए मानने में, विचार करने में, सुधारने में वो कितना लग गया? 1 साल लग गया। उस पर 3 बार चर्चा हुई, जिसको हम लोग 3 वाचन के नाम से जानते हैं। ये ज्यादा पूछता नहीं, बस इतना ही पूछता है कि संविधान को स्वीकार करने में कितने वाचन हुए। एक आध बार कभी बार पूछा है, बहुत पूछा नहीं है, फिर भी हम आपको लिखवा दिए हैं 3 वाचन हुए थे। ठीक, अब लिखिए नीचे से पैराग्राफ से 26 नवंबर 1949 को संविधान का तेज लिखो अंतिम प्रारूप तैयार कर लिया गया, तैयार कर लिया गया। नागरिकता, निर्वाचन, और संसद से संबंधित उपबंध, संसद से संबंधित उपबंध उसी दिन स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार मिलेगा ना,
उसी दिन लागू कर दिया गया, उसी दिन लागू कर दिया गया। ठीक, संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। 24 जनवरी 1950 को हुई। तथा इसी दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। और इसी दिन संविधान सभा द्वारा, इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। अगर 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ। और उसी दिन भारत एक गणराज्य घोषित हुआ। ठीक, इतना मतलब समझ में आ गया आपको। देखिए अब इसमें एक बहुत टिपिकल बात है, जैसे ठीक है सीधा सीधा हो गया कि प्रारूप समिति ने प्रारूप समिति का गठन किया गया। BN राव के सलाह से प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट पर 3 वाचन हुए, 3 बार चर्चा हुई। उसके बाद क्या हुआ, संविधान जो 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। उस अंतिम बैठक में 3 बातें हुई। सबसे पहले क्या हुआ कि इनकी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। दूसरा ये हुआ कि कुछ आंशिक रूप से कुछ अनुच्छेद संविधान के कुछ भाग लागू कर दिए गए। और तीसरा क्या हुआ कि संविधान पर हस्ताक्षर हुआ। चौथा क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया, बना दिया गया, नियुक्त कर दिया गया। ये कब हुआ? अब एक सवाल चलिए से ठीक है, और सब बाकी के जो अनुच्छेद या जो भी चीजें बचा था वो कब लागू हुआ? इसीलिए ये सवाल पूछता है कभी कभी कि हमारा संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? 24 जनवरी 1950।
पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1949। एक सवाल और, हाँ बोलो, एक सवाल और पूछता है कि, हाँ बताओ। 24 जनवरी को होगा कि 26 नवंबर को? आंशिक रूप से लागू। नागरिकता निर्वाचन संसद को नवंबर को एक मिनट गलत हो गया है, नवंबर हो ना, क्या लिखा है? सर जैसे कि मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान का नहीं नहीं, एक मिनट, सही है ना, 24 जनवरी 1950। ठीक तो है, क्या दिक्कत है? सर जैसे कि मतलब जो नागरिकता निर्वाचन संसद ये हाँ। सब तो 26 नवंबर से ही लागू हो गए थे, तो जो अगर क्वेश्चन आए कि आंशिक रूप से संविधान कब लागू हुआ तो 26 नवंबर होगा कि 24 जनवरी? 24 जनवरी होगा ना, 26 नवंबर को होगा। 26 नवंबर कहाँ लिखा गया है? सर इसको पूरा नहीं लिखा है। कहाँ पर? ऊपर की लाइन में? नहीं बताओ, अगर कुछ गलत हुआ तो सुधारते। क्या लिखना है बताओ। सर जैसे 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार कर लिया गया। हाँ। नागरिकता निर्वाचन और संसद से संबंधित उपबंध उसी दिन से लागू होगा। हाँ। संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 जनवरी 1950 को हुई तथा इसी दिन से ठीक ठीक, समझ गया। हस्ताक्षर किए गए। मतलब 26 नवंबर 1949 का निर्णय है ना? हाँ, आंशिक, ठीक ठीक, ये गलत हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा? 26 24 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। इतनी अच्छी किताब में को आंशिक रूप से ना, ठीक है। और जब जो 24 जनवरी 1950 वाला मामला है, वहाँ पे उसको क्या किया गया, राष्ट्रपति का चुनाव किया गया और संविधान पे हस्ताक्षर किए गए, ठीक। अब क्लियर हो गया, ठीक है ना? कोई डाउट? अब हाँ बताओ, क्लास करके भी आ रहा है। ये सुनो सुनो, जो बीबी से बोल दो टिका लगा। अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। घुमाएगा आपको कि पूछ देगा कि राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति से, इनका निर्वाचन कैसे हुआ था? भाई अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन पहले का कैसे हुआ था? हमारे यहाँ आम चुनाव कब हुआ? 1951 में हुआ। और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब बनाया गया? 50 में बना दिया गया। उनका चुनाव कैसे हुआ? उनकी नियुक्ति कैसे हुई? और कुछ साथी तुम कुछ बोल लो। ठीक है, योग्यता थी। कुछ बताओ साथी, तुम्हारे कॉपी में ही है, फिर से देखो, पढ़ के बताओ मुझे। चलो ध्यान रखिए, हमने लिखा है संविधान सभा द्वारा यह प्रथम राष्ट्रपति किसके द्वारा? इसको जरूर याद रखना। क्लियर हुआ? योग्य है प्रत्यक्ष रूप से तो इनके द्वारा, उनके द्वारा, नाना लगेंगे, मामा लगेंगे। देखो ये हमने आपको क्यों बता, देखो यही है, आप पढ़ रही थी लेकिन आपके दिमाग में वहां तक नहीं गया, अब ये आपको भूलेगा नहीं। आम चुनाव 51 होता है, आम चुनाव में जब लोकसभा राज्यसभा बनता है तब जाके राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो अभी जब 50 में राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया तो ना लोकसभा था ना राज्यसभा था, कैसे उनकी नियुक्ति हो गई? हुआ ना, तो संविधान सभा में होता है, इसको याद रखना, ठीक।
पैराग्राफ चेंज करिए। इस कार्य के लिए 26 जनवरी का दिन 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि जब कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जब कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, तो उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था। और सिर्फ स्वराज है कि स्वराज? और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया था। पहले लिख लो, ठीक है, जो है मैं समझा सेंटेंस बोल दिया। हाँ, मनाने का आह्वान किया गया था। देखिए, जो 26 जनवरी था, ठीक है, 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? किसका? कांग्रेस ने इस अधिवेशन में स्वराज, अपने देश को स्वराज की घोषणा की थी। मतलब कि हमारा राज्य घोषणा हो गई थी, ये हमारा स्वराज है। और उसी दिन से यह भी आह्वान किया गया था कि आज से 26 जनवरी को, हर 26 जनवरी को झंडा फहराया जाएगा, मतलब गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। गणराज्य घोषित कर दिया गया था मौखिक रूप से। लिखित रूप से कब हुआ? जब हमारा पूरा संविधान लागू हुआ। चूंकि इसी दिन ये बैठक हुई थी, इसी दिन ये बात हुई थी, इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, चूंकि जब 29 में ये बात हो गई है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, झंडा फहराया जाएगा, तो हम अपना संविधान भी इसी दिन लागू करेंगे। ठीक, इसीलिए इस दिन को चुना गया है। अब बताओ क्या पूछते हो? हो गया ना? हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस ना। स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को रहेगा ना। ये हम लोग गणतंत्र की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो गणतंत्र था, मतलब कि गणराज्य, हम लोग 1929 को ही लाहौर अधिवेशन में घोषित कर दिए थे। लड़ाई चल रही थी, लेकिन हम अपना मान लिए थे। और स्वराज की घोषणा कर दी गई थी कि हमारा देश अपना स्वराज है। भाई, चूंकि हमें क्या होता है कि अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाने के लिए तरह तरह की चीजें बनाई जा रही थी, तो उस समय क्या हुआ, स्वराज की घोषणा कर दी गई। और कहा गया कि आज अच्छा, ये भी सवाल पूछता है कि भारत में सबसे पहले तिरंगा झंडा कब लहराया गया था? भारत में सबसे पहले तिरंगा झंडा कब लहराया गया था? कहाँ? ठीक, उस दिन झंडा फहरा दिया गया था और भारत को स्वराज घोषित कर दिया गया था। और तभी से ये झंडा हम लोग जो है 26 जनवरी को ही मनाते हैं। और इसीलिए पूरा का पूरा जो संविधान हमारा स्वीकार किया गया, लागू किया गया, 26 जनवरी को किया गया। क्लियर हुआ?
गणतंत्र गणराज्य और स्वतंत्रता, ये दोनों अलग अलग है। गणराज्य जैसे ये संवैधानिक भाषा में हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग गणतंत्र में है, गणराज्य में है, लोकतंत्र में है। क्यों कहते हैं? संविधान हमारा जब लागू हुआ तो हम लोग लोकतंत्र में आ गए, क्योंकि हमारा जो संविधान है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है ना। इसका मतलब क्या है कि लोकतंत्र है, गणतंत्र है और गणराज्य है। ये कब है? जब हमारा संविधान बना, जब हम स्वतंत्र हुए तब नहीं, जब से हमारा संविधान लागू हुआ तब से हम पूर्ण रूप से क्या हो गए? गणतंत्र हो गया। लोक मतलब लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, लोगों का शासन, जनता का शासन, ठीक। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? गणतंत्र, गणराज्य या लोकतंत्र कह सकते हैं। गणराज्य में क्या दिक्कत आ रही है? तो क्या आ रहा है स्वतंत्रता दिवस में? जैसे कि पेश किया गया था 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया। ये वहाँ पे आह्वान कर दिया गया था, ठीक। तो आह्वान कर दिया तभी तो जाके संविधान हमारा लागू किया गया यहाँ पर 26 जनवरी को ले जाकर के। हाँ बताओ, समझ नहीं रहे तुम? वहाँ हमने ये कहा कि ये कह दिया गया था कि स्वराज और स्वतंत्रता की बात मौखिक रूप से कर दी गई थी ना, लिखित तो था नहीं। भाई ये बताओ, अभी हम ये कह दें कि यहाँ से अभी हमको किसी को बताना हो, सर हम लोगों को डेट भी लिखनी है क्या? वो सन भी लिखना है क्या? हम लोग सन नहीं लिखे हैं, सिर्फ 26 जनवरी लिखे हैं। नहीं इसको लिख दो ना, क्यों नहीं लिखी? मैं लिख भी रहा हूँ, मोटा मोटी लिखो उसको। तुम लोग समझ नहीं पाए, कैसे समझा रहा हूँ आपको? सब हम सेंटेंस बोले, हम समझ रहे हैं, आप समझ गए तुम लोग क्या कहना चाहते हो क्या? कि नहीं स्वतंत्रता जो दिवस की बात हम लिखवा दी, यही तुम करेंगे ना? बैठो। हाँ देखो, हमने क्या कहा, स्वराज मतलब क्या होता है? हमारा राज्य। तो आप ऐसे समझो कि ये मौखिक था। जैसे मान लो यहाँ पे कोई कब्जा किया हो, ठीक है, आप आए उसको भगा दिया, मार झगड़ा करके जैसे भी, अब कह दें ये हमारा है, हम स्वतंत्र हो गए। ये तो मौखिक हो गया, स्वतंत्र तो आप है नहीं। अब ये लड़ाई चल रही है, आप 20 लोग आकर उसको भगा दिए, कल 40 लोग आगे आपको भगा देगा। तो ये बातें मौखिक कही गई थी कि हमारा ये भाई, तब ये थोड़ी पता था कि इस तरह के संविधान बनेगा, 26 जनवरी मनाई जाएगी, 15 अगस्त, तब ये थोड़ी पता था। उस समय मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए कह दिया गया था कि आज से हमारा जो देश है, राज है, स्वराज घोषित किया जाता है। और 26 जनवरी 1929 को लाहौर में झंडा फहराया गया, और झंडा फहराया जब गया तो कहा गया कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएगा। उस समय 15 अगस्त था नहीं, तो उसी झंडा फहराने को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया। मोदी जी अभी जब जलता है ना, क्या कहते हैं, जो अयोध्या में दीप जलता है, क्या कहा जाता है, ये उनका है जो जलाया जाएगा, दीप जलाया जाएगा, थाली पिटवा रहे थे, नहीं पिटवा रहे थे कोरोना के टाइम पे ये आह्वान हुआ था ना। तो उस दिन ये था कि पूरे देश में ये आह्वान किया गया था कि स्वतंत्रता का आह्वान किया गया था कि भाई ये बताओ, आप अपनी बात नहीं बोल पा रही थी इसके पहले और आप झंडा फहराएंगे हो, तो स्वतंत्रता का भाव आपके मन में नहीं आएगा। तो ये आह्वान किया गया कि पूरे देश में ऐसा किया जाए। लाहौर के अधिवेशन में, अधिवेशन मतलब समझ नहीं आप लोग, मीटिंग, बैठक, जैसे मान लीजिए कि पूरा देश हमारा है और कोई एक पार्टी है, वो पूरे जो देश का नेतृत्व करती हो, तो बीच बीच में उनकी बैठक होती है हर साल। आज इलाहाबाद में होगी, तो कल चेन्नई में होगी, फिर दिल्ली में होगी, इस तरीके से। तो चूंकि उस समय कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी थी, तो कांग्रेस की बैठक लाहौर में 26 जनवरी 1929 को हुई थी। इसी लाहौर के अधिवेशन में बैठक में स्वराज की घोषणा की गई और 26 जनवरी 1929 को तिरंगा झंडा फहराया गया और अपने देश को, भारत को गणराज्य घोषित किया गया। घोषित मतलब मौखिक, और स्वतंत्रता दिवस मनाने का आह्वान किया गया। भाई आप झंडा फहरा दिए तो आप स्वतंत्र हुए कि नहीं हुए? मतलब मेंटली रूप से ये सामने दबाव बनाने के लिए था। और तुम लोगों ने सोचा कि 47 साल आजाद हुआ तो काम हो गया। सब बताया, हम लोगों ने सर नहीं लिखे थे, इसी वजह से। तो पूरा लिखना चाहिए। अब समझ में आया कि नहीं? भाई देखो, आह्वान मतलब होता है कि
छड़ी, जैसे कभी कभी कुछ चीज़ें सरकार के द्वारा कहा जाता है ना कि ये आप बनाइए, हम लोग त्यौहार मनाते हैं, ठीक, छठ की जैसे पूजा होती है, तो ये इस तरीके से आह्वान कर दिया कि पूरे देश में ऐसा किया जाए। कोरोना के टाइम पे थाली वाली बजाई थी तुम लोग नहीं बजाई थी? मोदी जी का आह्वान था ना कि ताली बजाओ, थाली बजाओ, कोरोना भागेगा। तो पूरे देश में हुआ था कि नहीं हुआ था? ठीक है, तुम नहीं बजाई, हम नहीं बजाए, वो नहीं, वो बात की बात है। लेकिन ये तो माना गया ना कि पूरे देश में भाई देश का जो राजा है वो अगर कोई चीज़ आह्वान कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मनोवैज्ञानिक रूप से क्या होंगे, मजबूत होंगे, और अगला जो आपसे लड़ रहा है वो कमजोर होगा। कभी ऐसे लोग कैंडल मार्च निकालते हैं जब कोई ऐसी घटना घटती है, कोई मतलब उस तरीके का कुकृत्य होता है जिसे किसी को आत्मा को शांति देने के लिए लोग क्या करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं। कैंडल मार्च तो हम निकालते हैं, ये एक तरीके से लोगों को मजबूती देती है कि इतने लोग इनके साथ हैं। तो जो आह्वान किया गया था, चूंकि अंग्रेजों को भगाना था, इन लोगों ने मौका पाया, धीरे धीरे जब इनकी कहानी मेंटेन हो रही थी, इन लोगों ने अपना क्या किया, यहाँ पे झंडा फहरा दिया। झंडा फहरा करके अपने राज को क्या किया, स्वराज घोषित कर दिया। ठीक, स्वराज घोषित करके कहा कि सबको आह्वान कर दिया पूरे देश में कि आज आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाओ। भाई पहली बार झंडा फहराया गया हो, अभी आप दबे कुचले थे, ठीक, दो चीजें थी, एक अभी आपको मारा जाता था, आप रो भी नहीं पाते हो, मारना कोई हुआ व्यक्ति आपको मारे और रोने भी जाते, ये दुगना कष्ट होता है। रोने का मतलब होता है कि हम अपनी बात कह रहे हैं, रोने का मतलब होता है शिकायत करना। जैसे आप अगर रोती हो तो मारने वाले को लगता है कि अच्छा ये अभी शिकायत कर रही है, मतलब इसको लग रहा है कि मैं इसको मारा हूँ। एक तो ये बात हो गई, और कोई आपको मारे और कहते रोना भी नहीं है, सोचो वो कैसी कंडीशन आएगी। तो पहले आपको मारा जाता था और रोने भी नहीं दिया जाता था, और उसी क्षण अगर आप अपने देश का झंडा फहरा गए तो दोनों अंतर एक नहीं है, स्वतंत्र हो गए ना, मेंटली रूप से तो हो गए आप, मौखिक रूप से जिसे हम लोग औपचारिक बात करते हैं, लेकिन बाकी प्रक्रिया चलिए फिर हम लोग लिखित रूप से यहाँ पर होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पूरा हमारा बताने का मतलब था कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाने का क्यों मनाया गया, तो उसका यही कारण था क्योंकि 26 जनवरी 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और वहीं पर पहली बार झंडा फहरा दिया गया था, इसीलिए इसी तारीख को यहाँ पे आगे लिया गया। ठीक, और कुछ बताओ, पूछो। सही, 26 जनवरी को संविधान इसलिए लागू हुआ, और मतलब वो 15 अगस्त की डेट क्यों चुनी गई स्वतंत्रता दिवस? तो हमने बताया ना कि वो जो लॉर्ड माउंटबेटन आया था, जो योजना बना दिया, ठीक, कैबिनेट मिशन आया, वो कहा भैया एक काम करो, आप सामान नहीं पाएंगे, आपको 2 तारीख में देते हैं, एक लोग 14 तारीख को, एक लोग 15 तारीख को। पढ़ाए थे ना, स्वाति नहीं आई थी, ठीक, बताया था ना कि जब यहाँ पर उनको लगा कि अब ये मतलब यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हम लोग जाना है, तो लॉर्ड बेबल के स्थान पर 1945 में लॉर्ड माउंटबेटन आया। लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया कि एक योजना बनाया, योजना बना के कहा कि ठीक है, 2 देश बनेगा, एक भारत बनेगा, एक पाकिस्तान बनेगा। दूसरी टीम आई कैबिनेट मिशन की, कैबिनेट मिशन की टीम आई, उसने कहा कि आप बताइए कैसे आप अपनी सरकार चलाएंगे। ठीक है, वो पूरा सर्वे किया, परिसीमन किया, प्रतिनिधित्व किया, और उसके बाद कहा कि 2 देश बनेगा, 14 और 15 को। एक लोग 14 को स्वतंत्र हो जाओ, एक लोग 15 को हो जाओ। तो 14 को उन लोगों ने चुन लिया, 15 को हम लोगों ने चुन लिया। ठीक, ये देखो ये कहानी की तरह पूरा है। अगर आप इसको कहानी समझ में पढ़ोगे, अगर परेशान होकर अगर आप घबराहट पढ़ोगे ये तारीख में क्या हुआ, वो तारीख में, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। एक किताब आती है हमारी संसद, सुभाष कश्यप की है, और मुझे लगता है 70-80 रुपये मिलेगी, बिल्कुल कहानी की तरह है वो। अगर आप उसको पढ़ लोगे तो संसद की प्रक्रिया बिल्कुल एकदम जैसे कुछ भी एकदम आपको कहानी की तरह लिखा हुआ है, सबसे आसान शब्दों में, और उन्हीं का आता है हमारा संविधान आता है, या तो आप उसको पढ़ लो, बहुत बेसिक किताब है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इतना क्लियर हो गया, अब इतना ही नहीं तो तुम लोग